हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पे है। आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया था। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। थोड़ा मुश्किल है, तो 99% चांस है कि हुआ नहीं होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हैं तो ही कंसिडर करिए, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को छोड़ने से आपके सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन इस प्रकार के क्वेश्चंस की वजह से एडवांस में नहीं होता है। आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ऊपर हमने किए हैं, उनकी वजह से होता है। बट डिस्कस हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, समझ में भी आपको आएगा। पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पर आकर के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। न्यू स्लाइड। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी एंड कंसेप्ट। देखिए, कहानी ऐसी है कि हमारे पास में एक स्ट्रिंग है और एक रॉड है। ये जो रॉड है और ये जो स्ट्रिंग है, ये दोनों जॉइंट हैं इस जगह पे। एंड जो स्ट्रिंग है उसका जो राइट एंड है वो पाइवोटेड है। उसके अबाउट स्ट्रिंग घूम सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो घूमेगी ही, घूम सकती है बस। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। रॉड का मास m है, लेंथ l है। स्ट्रिंग जो है उसकी भी लेंथ l है। अब आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि कोई एक पार्टिकल है, उसको आप थ्रू करते हो ताकि रॉड से जाके टकराए। अगर सपोज करिए रॉड के राइट कॉर्नर पे जाके पार्टिकल हिट किया तो व्हाट विल हैपन। इसके लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस या एप्टीट्यूड से ही समझ में आएगा कि ये रॉड आपकी जो है ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो इम्पल्स प्रोवाइड किया है वो रिलेटिवली राइट साइड में दिया है। तो लेफ़्ट साइड जो है वो घूम नहीं पा रहा है, राइट साइड ऊपर हो गया। अगर आप ये इम्पल्स यहाँ देते तो क्या होता। अगेन मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगा कि इस बार फिर से रस्सी ढीली पड़ जाएगी और जो स्टोरी बनेगी दैट विल बी ऑफ दिस काइंड। यहाँ पर रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर रस्सी ढीली हो जाएगी। मतलब आपको एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो ही गया कि ये दोनों पॉइंट एडिक्वेट नहीं थे इस बात के लिए कि दोनों को टुगेदर रोटेट करवाया जाए। इफ़ यू वांट टुगेदर रोटेशन एंड यू वांट कि रस्सी ढीली ना पड़े, स्ट्रिंग लैग ना करे, तो इसके लिए आपको जो इम्पल्स देना होगा रॉड में कहीं बीच में देना होगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे भी बात नहीं बनेगी। एनीवे, अगर नहीं समझ सकते हैं तो अभी मेरी बात आप मान लो, बाद में वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट से हल्का सा लेफ़्ट साइड में जो अगर आप कोई इम्पल्स देते हो, मिड पॉइंट से हल्का सा लेफ़्ट साइड में जो अगर आप इम्पल्स देते हो, तब जा कर के बात बनेगी। कौन सी बात बनेगी कि यहाँ पर आपका जो सिस्टम है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी एंड रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों ही सेम डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे ऑलवेज। ये सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ सुनने के बाद अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग अलाइंड। तो अब यहाँ पर हमें उसी पॉइंट को पता लगाना है जहाँ पे अगर हम इम्पल्स दें तो हो जाए, क्या हो जाए, टुगेदर रोटेशन।
मान लेते हैं कि हमने इम्पल्स दिया p के बराबर, इम्पल्स इज ए काइंड ऑफ मोमेंटम। तो इससे क्या होगा, अगर ये यहाँ पे पाइवोटेड ना भी होता तो भी इस इम्पल्स की वजह से या एक्सटर्नल मोमेंटम की वजह से सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम में वेलोसिटी आती है। मोमेंटम का क्या रोल होता है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी जनरेट करता है ये। तो VCM यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो आपने P दिया है इम्पल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में मास केवल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि रॉड का जो मिड पॉइंट होगा, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वही सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास होगा। बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स सिस्टम गेन्स दिस मच वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ यहाँ पर सिस्टम में एक कंस्ट्रेंट डला हुआ है। क्या है वो कंस्ट्रेंट, कि पॉइंट O के अबाउट वो पाइवोटेड है, इसलिए सिस्टम ट्रांसलेट होते हुए आगे नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एज अ होल ये सिस्टम कॉपी हो जाए और ऐसे आगे जाए, नहीं, ऐसे ये ट्रांसलेट नहीं करेगा। सिस्टम पॉइंट O के अबाउट रोटेट करेगा। इसके लिए अगर O को जहाँ पर हिंज है कोई फोर्स जनरेट करना पड़ा तो वो कर लेगा, वो भी पूछा जा सकता है, बट यहाँ नहीं पूछा गया। यहाँ तो हमारा कंसर्न है कि P पॉइंट मिड पॉइंट से लेफ्ट में है तो कितना, मैंने मान लिया है x, और हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली है, और ये भी समझ लिया है कि सिस्टम में ओनली ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट एट पॉइंट O रोटेशन होगा। तो रोटेशन मैंने यहाँ पर कंसीडर किया पूरे सिस्टम का नहीं, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट जो कि यहाँ पे O के अबाउट रोटेट कर रहा है, और उसका हमें V पता है। वी कैन कैलकुलेट ओमेगा, दैट विल बी V by R। ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई MR। व्हाट इज R, जिस पॉइंट पर आप रोटेशन कंसीडर कर रहे हो या सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस O से, ये L है और ये L/2 है। तो ये ओमेगा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा P by M, ये तो V का वैल्यू हो गया। इसके बाद में R की जगह 3L/2 लेना है। तो फाइनली ये आपका आई थिंक 2P अपॉन 3mL वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे हमारा इतना फोकस क्यों रहा है? दरअसल इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, v हर एक पॉइंट का अलग अलग संभव है, लेकिन एंगुलर स्पीड इज फॉर अ होल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए होती है वो। तो हमने वो चीज़ निकाल ली जो पूरी बॉडी के लिए होती है। अब यहाँ से आप किसी भी पॉइंट का स्पीड अगर चाहो तो अगेन v बराबर R ओमेगा अप्लाई करके निकाल सकते हो। अभी हमें यहाँ पर उसे नहीं निकालना है, बस आपको ये समझना है कि ओमेगा हमें क्यों निकालना था, इसलिए कि वो पूरे सिस्टम के लिए डिफाइंड है, हमने निकाल लिया। आगे अब हमें क्या करना होगा, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन कह सकते हैं इनडायरेक्टली अप्लाई कर लिया है, लेकिन आपके प्रोवाइडेड मोमेंटम का या इम्पल्स का रोटेटरी इफेक्ट क्या होगा, ये हमने अभी नहीं देखा है। इस मोमेंटम को अगर आप नोटिस करो तो पाइवोटेड पॉइंट से कुछ दूरी पे है, तो इस P का जो टर्निंग इफेक्ट होगा, इसी को ही एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो कितना होगा, P मल्टीप्लाइड बाई ये वाली दूरी। ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक 3L/2 है और ये x है, तो हो जाएगा ये 3L/2 प्लस x। तो मोमेंटम में आपने अगर लीवर आर्म मल्टीप्लाई कर दिया है तो एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है। एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का और दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं
in terms of moment of inertia and angular speed. I moment of inertia, ये और देख लो कितना होगा, ओमेगा तो यहाँ से उठा के रख देंगे. Moment of inertia of the whole system about this point will be how much? इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, मास ही नहीं है, सिर्फ इसमें होगा. अगर ये आपकी जो रॉड है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती तो जो इसका आई होता वो ml²/12 होता, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं. ये रॉड आपका जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 3l/2, ये यूज़ किया जाएगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करी गई है, उसमें mr² ऐड करते हैं, r की वैल्यू यहाँ पर 3l/2 ली जाएगी, जो ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस है. नाउ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जो कि 2p/3ml के बराबर हो गया. अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है सिवाय कैलकुलेशन के. जैसे कि नोटिस करें तो सबसे ज़रूरी बात कि मोमेंटम कैंसिल हो गया. मतलब इस बात का ये है कि आप जहाँ पर देने वाले हो मोमेंटम या इम्पल्स, वहाँ पे चाहे थोड़ा दो चाहे ज़्यादा दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग इम्पल्स एट दिस पॉइंट, वट एवर द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, इफ़ इट इज़ रोटेटिंग टुगेदर, it will rotate even if momentum is small, even if momentum is large. बाकी कैलकुलेशन आप चाहें तो खुद से कर लें. जैसे कि m ये मुझे कैंसिल होते हुए आराम से दिख रहा है, एक l भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, x की वैल्यू यहाँ से l/18 आएगा. इतना तो एक्सपेक्ट मैं आपसे कर ही सकता हूँ, ये आप खुद से करेंगे. नहीं आता है तो बता दीजिए, उसको सॉल्व करके मैं बाद में चेक कर लूँगा. बट मुझे लग रहा है आज ये रहा आंसर. इन्होंने पूछा है जो भी आपका आंसर आए ना उसे l/n मानना. हम मान ले रहे हैं छोटा l और बड़ा n, इसमें टेंशन न लो. तो n की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 18. मतलब इसका ये है कि मिड पॉइंट से अगर रॉड 18 मीटर की है तो 1 मीटर लेफ़्ट साइड में जो अगर आप इम्पल्स देते हो, चाहे कितना भी दो, व्हाट विल हैपन, रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी, रस्सी विद रॉड टुगेदर रोटेट करेगी. अगर कोई डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, छोटा मोटा है तो. बड़ा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की. अभी बात नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं.